हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो वी आर डूइंग यूपीएससी प्रीलिम्स एक्स्ट्रा एज सीरीज। हमने इसमें पॉलिटी वाला सब्जेक्ट स्टार्ट किया है और आज हमारा 12th लेक्चर है। हमारे पहले 11 लेक्चर्स हो चुके हैं। जो ये पूरी सीरीज है इसका पर्पस यही है कि आपकी जो रिवीजन है फॉर प्रीलिम्स वो फास्ट फॉरवर्ड मैनर में हो सके, और दूसरा है कि आपके जो कंसेप्ट थोड़े वीक रह गए हैं यू कैन यूज दिस लेक्चर्स टू उन वो कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। और जो ये पूरे के पूरे पॉलिटी है इसके एमसीक्यूज आपको अवेलेबल हैं सिविल विद द कास्ट टेलीग्राम चैनल पे। वहां पे जाके आप सॉल्व कर सकते हो और अपनी नॉलेज को अप्लाई करके देख सकते हो। और ये जो सारे लेक्चर्स हैं ये सिविल विद द कास्ट यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, उसकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। पॉलिटी के बाद हम बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी कवर करेंगे ताकि आपका प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज हो जाए अच्छे से, ताकि आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाए। इसलिए इसका टारगेट ये है टू क्लियर योर कट ऑफ। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि पॉलिटी एंड इकोनॉमी आर द की कंपोनेंट्स जिसके प्रीलिम्स निकलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट्स को अच्छे से कर लो। बाकी सब्जेक्ट्स में अगर आप एवरेज भी हैं तब भी काम चल जाएगा, पर इसमें दो सब्जेक्ट्स में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा और होना बहुत ईजी भी है। फॉर द सिंपल रीजन दीज टू सब्जेक्ट्स आर वेरी वेरी टेक्निकल, वेरी वेरी प्रिडिक्टेबल एंड वेरी वेरी इजी इन द सेंस कि आपने एक बार कर लिया तो आपको बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स करने की जरूरत नहीं है, बड़े स्टैटिक हैं, कंसेप्चुअल हैं। अब हम आज स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर नंबर 12 से। कल हम पढ़ रहे थे अपना पार्लियामेंट वाला टॉपिक। हमने पहले जो हमारे कुछ लेक्चर्स हैं वो पार्लियामेंट भी चल रहे हैं, उससे पहले हमने फंडामेंटल राइट्स किए थे और उससे पहले हमने बेसिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटी किया था। तो हमारे अभी तक जो लेक्चर हुए हैं लेक्चर 1 और 2 हमारे बेसिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटी पे हैं। तो अगर जिसने वो लेक्चर नहीं देखे हैं जाके पहले इनको देख लो कि इंडियन पॉलिटी के जो बेसिक फीचर्स हैं लाइक सेपरेशन ऑफ पावर, डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, वो सारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस, फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म, वो सारी बातें इन दोनों लेक्चर में डिस्कस की हैं ताकि आपका बेस बन जाए। उसके बाद हमारे लेक्चर 3, 4, 5 और 6 ये हमारे फंडामेंटल राइट्स पे हैं जिसको हमने पूरा का पूरा अच्छे से डिटेल्ड में डिस्कस किया है ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन इनमें से आता है तो आपका वो गलत ना हो। फिर थर्ड हमारी जो जो इसका जो सब मॉड्यूल था वो था लेक्चर नंबर 7, उसमें हमने इमरजेंसी प्रोविजंस के को डिस्कस किया है डिटेल में। और उसके बाद लेक्चर 8, लेक्चर 9, 10, 11 और आज हमारा 12 है, इसमें हम पार्लियामेंट को डिस्कस कर रहे हैं ग्रेडेट डिटेल में। तो लेट्स टॉक अबाउट लेक्चर नंबर 12। और पार्लियामेंट हमने जहां पे कल छोड़ा था वो था हमारा कि कल हमने पढ़ा था फाइनेंशियल बिल कैसे 1 और 2 क्या होते हैं, कैसे पास होते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या होते हैं, कैसे पास होते हैं, और क्या हमारे पास फंड्स होते हैं, कंसोलिडेटेड कंटिजेंसी एंड पब्लिक अकाउंट। आज हम डिस्कस करते हैं जैसे पार्लियामेंट जो चलती है उसमें बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, तो लेट्स डिस्कस अबाउट दो थिंग फर्स्ट, डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। इन डिवाइसेस को हम अलग अलग तरीके से डिस्कस करेंगे और साथ में आज हम करेंगे बजट कैसे पास होता है और उसमें कट मोशंस क्या क्या होती हैं। एक बजट पढ़ेंगे और एक हम पढ़ेंगे डिवाइसेस, इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं डिवाइसेस से। अब डिवाइस में पहला एक होता है हमारा, तो फर्स्ट एस्पेक्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो है क्वेश्चन आर। भाई इन पे क्वेश्चंस ना पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आर क्या होता है, इसमें कौन किस टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, फिर जीरो आर क्या होता है। तो पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन आर। अब देखें पार्लियामेंट में फॉर दैट मैटर लोकसभा और राज्यसभा, अगर इसमें कोई भी इश्यू आपको रेज करना है तो आपको उसके लिए पहले नोटिस देना पड़ता है। विदाउट नोटिस यू कांट डू एनीथिंग, बिकॉज स्पीकर जो हेड ऑफ द लोकसभा है मान लो, या चेयरमैन हेड ऑफ राज्यसभा है, इसको हाउस की प्रोसीडिंग्स को चलाना है और उस प्रोसीडिंग को चलाने के लिए ही हैज टू मैनेज द वर्किंग। और वो तभी मैनेज होगी जब चीजें रैंडम नहीं होंगी, प्लान्ड होंगी, तो नोटिस इशू करने पड़ते हैं। तो इन क्वेश्चन आर मेंबर्स को पहले नोटिस इशू करना पड़ता है अगर उसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो। और क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं? गवर्नमेंट से पूछे जाते हैं या मिनिस्टर से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन आर में मेन चीज क्या है, आपको नोटिस देके क्वेश्चन पूछना होता है। अब सबसे पहला जो कोई भी मान लो आपका आज लोकसभा बैठी है तो उसमें पहली जो चीज होती है वो क्या होती है? पहले होता है क्वेश्चन आर लोकसभा में, फिर होता है जीरो आर। राज्यसभा में ऐसा नहीं है, पहले होता है जीरो आर और फिर होता है क्वेश्चन आर। ये फर्क है लोकसभा और राज्यसभा में। पर हमें क्या लेना इस चीज से? हमें तो ये लेना है क्या होता है क्वेश्चन आर। तो क्वेश्चन आर में जो पहले नोटिस इश्यू किए होते हैं उस पे मंत्री क्या देते हैं? जवाब देते हैं।
भाई पार्लियामेंट का एक काम है अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इंश्योर करना, और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने का एक तरीका है प्रश्न पूछ के या क्वेश्चन पूछ के। वही क्वेश्चन आर का मेन क्या है, मोटिव है। अब जो क्वेश्चंस आर हैं ये यूजुअली मिनिस्टर्स, मतलब मिनिस्टर ये इस चीज का आंसर देते हैं, तो क्वेश्चन पूछते हैं कौन, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब बात आती है कि जब क्वेश्चंस पूछते हैं तो क्वेश्चन के टाइप्स क्या होते हैं। तो उसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। एक होते हैं स्टार्ड क्वेश्चन, एक होते हैं अनस्टार्ड क्वेश्चन, और एक होते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तो स्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। अब मुझे आप एक सिंपल से बताओ, जो स्टार्ट होता है मतलब उस पे जब क्वेश्चन मान लो किसी ने पूछा तो उस पे ये साइन लगा होता है, स्टैटिक साइन, स्टार्ट। अब इस क्वेश्चन में क्या होता है, ये क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो इनका जवाब कैसे दिया जाता है, ओरल। भाई ये क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं नोटिस देके। आपने क्वेश्चन पूछे नोटिस देके, अब उसका कौन आंसर देगा, मिनिस्टर आंसर देगा। इसके आंसर क्या होते हैं, ओरल होते हैं, रिटन फॉर्म में नहीं होते हैं। अगर ओरल आंसर होते हैं तो अगर मंत्री ने आंसर दिया, आपने कोई क्वेश्चन लिख के भेजा था, उसका आंसर आया, अब जब आंसर दे रहे हैं हाउस में, अगर आप बैठे हो तो आप उस पर काउंटर क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, क्योंकि आंसर ओरली दिया जा रहा है। इन केस ऑफ अनस्टार्ड क्वेश्चन, आंसर्स आर गिवन इन रिटन फॉर्मेट, और अगर आंसर रिटन फॉर्मेट में दिए जा रहे हैं तो देयर इज नो स्कोप फॉर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। तो ये आपको पता होना चाहिए क्या है स्टार्ड और क्या है अनस्टार्ड। यहां पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस अलाउड नहीं है, पर इन केस ऑफ स्टार्ड क्वेश्चन बिकॉज ये ओरल दिए जाते हैं तो हाउस में इस पे काउंटर क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब एक आता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। अब ये शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है कि इसको आपको नोटिस देना है, पर नोटिस बहुत कम टाइम में दिया जा सकता है। मान लो कोई इशू है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आपने शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन इशू कर दिया, विच इज लेस देन, नोटिस शुड बी लेस देन 10 डेज। तो 10 दिन से कम आप नोटिस इशू करके इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। और सबसे अच्छी चीज क्या है, द शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस के जो आंसर दिए जाते हैं वो भी ओरल फॉर्मेट में दिए जाते हैं, और इसीलिए इस पे भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दीज 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन अ क्वेश्चन। तो प्री में पूछ लेते हैं, यही पूछेंगे स्टार्ड और अनस्टार्ड, और आप गलती से कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा ओरली दिए जाते हैं, कौन से रिटन फॉर्मेट में, और कहां पे सप्लीमेंट्री अलाउड होते हैं और कहां पे नहीं। और यही शॉर्ट नोटिस का टाइम पीरियड क्या, लेस देन 10 days। So these are the facts that you have to keep in mind, क्योंकि यही प्री में पूछे जाएंगे। अब ये जब क्वेश्चन आर हो जाता है, मान लो आपका लोकसभा बैठा, सुबह सुबह क्या हुआ क्वेश्चन आर, क्योंकि पार्लियामेंट में मेन काम क्या है, अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव को इंश्योर करना। तो सर आपने कर दिया क्वेश्चन आर में, पर क्वेश्चन आर में एक चीज है, भूलना नहीं है, इस क्वेश्चन आर में एक चीज थी, नोटिस दे के चीजें पूछी जाती हैं। तो क्वेश्चन आर में एक चीज है, आप नोटिस दे के चीजें पूछते हो। तो अगर आपको नोटिस नहीं देना, भाई बहुत सारी चीजें होती रहती है ना देश में, तो हर चीज को नोटिस देके पूछा तो नहीं जाएगा। कोई चीज हो रही है, मान लो आज ही कल आई न्यूज में, आपका हाउस बैठ गया, तो आपको वो चीजें पूछनी है, इसके लिए आपने नोटिस नहीं दिया है। तो उसके लिए हमने एक डिवाइस ढूंढा कि जैसे ही क्वेश्चन आर खत्म होगा और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 0R। तो 0R और क्वेश्चन आर, और उसके बाद क्या स्टार्ट होता है, जो अपना नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस, जो भी बिल पास करने हैं, जो भी कहानियां हैं। तो क्वेश्चन आर खत्म होने से लेके और बिजनेस स्टार्ट होने से लेके उसके बीच में जो आर होता है वो होता है 0R। अब ये पहले नहीं हुआ करता था और ये किसी रूल्स में भी मेंशन नहीं है। तो 0R समझ लें, इट इज लाइक इंडियन इनोवेशन इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो अगर इंडियन इनोवेशन है तो इसके लिए 2 फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, इट इज इंडियाज इनोवेशन, और पहले नहीं हुआ करता था ये, एंड वी ब्रॉट दिस इन द ईयर 1962, उससे बाद ये है। और ये बड़ा इनफॉर्मल डिवाइस है, इसके लिए कोई नोटिस इशू करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये आर स्टार्ट हुआ, आप रैंडमली क्वेश्चन पूछ सकते हो, स्पीकर आपको बोलेगा आप पूछें, तो आप वहीं पूछेंगे और वहीं जवाब मिलेंगे आपको एट द उसी इंस्टेंस में। और ये इनफॉर्मल है डिवाइस है, और इनफॉर्मल डिवाइस मतलब आपको कोई नोटिस इशू नहीं करना है, कोई रूल, और ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं है। कौन सा आइडिया, 0R का आइडिया। इट इज अ इंडियन इनोवेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, और इट इज नॉट मेंशन इन एनी रूल्स, और इसके लिए आपको नोटिस इशू नहीं करना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन आर एंड 0R इज रिलेटेड टू कि आपको क्वेश्चन पूछने से पहले नोटिस इशू करना पड़ता है कि नहीं, और इसके आंसर कैसे दिए जाएंगे, अगर वहीं पूछोगे तो आंसर वहीं मिलेंगे, तो यहां पे आंसर
ओरली दिए जाते हैं, आप मिनिस्टर से पूछ सकते हो, और ये 1962 से ये चला आता है। अब ये कब होता है आपको पता है, इन लोकसभा आफ्टर क्वेश्चन आवर एंड इन राज्यसभा आफ्टर, पहले स्टार्टिंग में क्या होता है राज्यसभा में 0 आवर, लोकसभा में पहले क्वेश्चन आवर, फिर 0 आवर, फिर नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस। ये ऐसे चलता है हाउस का, जो जिस दिन बैठता है हाउस लोकसभा। राज्यसभा में उल्टा हो जाता है, ये पहले आता है, ये बाद में, और फिर आता है नॉर्मल बिजनेस ऑफ राज्यसभा। आया समझ में ये? अब एक चीज है हमारी क्वेश्चन आवर और 0 आवर। अब एक चीज समझें, एक चीज होती है उसे बोल देते हैं मोशंस, और एक होती है रेजोल्यूशन। पहले ब्रॉड डिफरेंस समझ लो, फिर हर एक मोशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपने सुना होगा ना पहले पॉलिटी में, नो कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन, एडजर्नमेंट मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, बहुत सारी टाइप की मोशंस होती हैं। और मोशंस ब्रॉडली डिफाइन होती हैं 3 टाइप्स में, सब्सटेंटिव, सब्सिडियरी, और एक होती है सब्स्टिट्यूट मोशन। वो हम पढ़ेंगे, पर अब ब्रॉड बता दूं क्या डिफरेंस है मोशंस और रेजोल्यूशंस में। अगर हम मोशंस को डिवाइड करें तो दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। First is called as substantive motion. Other one is called as substitute motion. Substitute motion. Other one is called as subsidiary motion. Subsidiary motion. अब मुझे बताओ, ये सब्सटेंटिव, सब्स्टिट्यूट और सब्सिडियरी मोशन में मेन डिफरेंस क्या है, और रेजोल्यूशन और मोशन में क्या डिफरेंस है, तो इसको समझें। मोशन और रेजोल्यूशन फर्क ये है कि अगर आप मोशन इंट्रोड्यूस करते हो, मोशन का पर्पस क्या होता है, अगर कोई भी चीज डिस्कस करनी है हाउस में तो उसके लिए पहले आपको हाउस की लीव लेनी पड़ती है। और मोशन में यू ट्राई टू डिस्कस अबाउट समथिंग इन द हाउस, फॉर दैट यू नीड अ परमिशन ऑफ द हाउस। तो जैसे ही आपकी मोशन एक्सेप्ट होती है, देन यू कैन डिस्कस अबाउट दो थिंग्स, और फिर मोशन पे वोट होती है तो वो चीज मान ली जाती है। तो मोशन, कोई आइडिया डिस्कस करने के लिए पहले हाउस का अप्रूवल लेते हो, फिर उस आइडिया पे वोट होती है। अगर आइडिया पास हो जाए तो वो हाउस का ओपिनियन बन जाता है। तो हाउस के ओपिनियन, अपने आइडिया को डिस्कस करने के लिए यू हैव टू इंट्रोड्यूस द मोशंस, ताकि हाउस के बिजनेस को रेगुलेट किया जाए थ्रू द आइडिया ऑफ मोशंस। अब सब्सटेंटिव मोशंस क्या होती हैं? वो मोशंस होती हैं जो अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं। इसको ध्यान से समझें, जो अपने आप में क्या है? इंडिपेंडेंट है। भाई आपने मान लो रिमूवल ऑफ जज की बात की, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। क्या रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज जो है, अगर आप ये इसके लिए मोशन इंट्रोड्यूस करोगे, किसी बंदे ने सोचा कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या कर दिया है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी का रीजन है, तो हम उस जज के लिए रिमूवल मोशन इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर रिमूवल मोशन हाउस में एक्सेप्ट हो गई तो फिर उसके जज के रिमूवल में बहस होगी। अगर मोशन पास हो गई तो जज रिमूव हो जाएगा। क्या रिमूवल ऑफ जज, सुप्रीम कोर्ट जज, किसी और चीज पे डिपेंडेंट है या अपने आप में इंडिपेंडेंट है? अपने आप में इंडिपेंडेंट है। तो दोज मोशंस which are independent in nature and not depending upon anything else in the house are called as substantive motions। और वो motions जब पास हो जाती हैं तो वो क्या बन जाता है? तो मोशंस, वो मोशंस जो अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं, these motions are called as resolution। तो इंडिपेंडेंट मोशंस कौन सी होती हैं? सब्सटेंटिव मोशंस। तो सब्सटेंटिव मोशंस आर नथिंग बट रेजोल्यूशंस। तो all motions are not resolutions, only substantive motions are resolutions, or in other words all resolutions are substantive motions। तो as such motion और resolution में कोई फर्क नहीं है, बस एक particular type of motion is called as resolution because resolution means it shows resolve of the house, it shows resolve of the house। motion में भाई अगर substantive motion है, अगर वो motion आपकी पहले एक्सेप्ट हो जाती है और बाद में पास हो जाती है, इट बिकम्स रिजॉल्व ऑफ द हाउस। और रेजोल्यूशन में रिजॉल्व ऑफ द हाउस बताया जाता है। इट इज लाइक ओपिनियन ऑफ द हाउस, आइडिया ऑफ द हाउस एक्सेप्टेड बाय द हाउस। तो रेजोल्यूशन शोज द रिजॉल्व ऑफ द हाउस एंड मोशंस आर लाइक व्हेन अ मेंबर थिंक्स टू इंट्रोड्यूस सर्टेन आइडिया, और वो आइडिया अगर एक्सेप्ट हो जाता है और बाद में पास हो जाता है तो वो मोशन एक्सेप्ट हो जाती है और पास हो जाती है। पर वो मोशन अगर इंडिपेंडेंट है तो वो रेजोल्यूशन बन जाती है। अब हम पढ़ते हैं कि सब्स्टिट्यूट मोशन कौन सी है। भाई आपने कोई मोशन इंट्रोड्यूस की, मान लो ए। अब आपको लगा कि हमने इस मोशन को क्या करना है? सब्स्टिट्यूट कर देना है। सब्स्टिट्यूट मतलब
आपको इसको इस मोशन को बी से सब्स्टिट्यूट करना है। तो पहले तो बताएं, मान लो आपने ए मोशन इंट्रोड्यूस की, बाद में उसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है बी से। अब बी मोशन का एग्जिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? ए मोशन पे। तो क्या जो सब्स्टिट्यूट मोशन है, ये मोशन अपने आप में इंडिपेंडेंट है? भाई बी का अपना कोई वजूद नहीं है, बी का वजूद है बिकॉज ए एग्जिस्ट कर रही है मोशन पहले। तो दीज मोशंस आर कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूट मोशंस। जो आप पहले वाली मोशन को सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो, जब प्लेयर होता है सब्स्टिट्यूट, एक प्लेयर खेल रहा है उसका क्या आ जाता है? सब्स्टिट्यूट आ जाता है, कोई और बंदा आ जाता है। तो जो दूसरा बंदा आया है उसका एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस है किसी और प्लेयर के इंजर्ड होने पे या ना खेलने पे, वो है सब्स्टिट्यूट मोशंस। फिर आती हैं सब्सिडियरी मोशंस। ये 3 टाइप की होती हैं, इसको समझ लें ध्यान से। जैसे एक होती है अमेंडमेंट मोशन। अब अमेंडमेंट मोशन का मतलब क्या है? आपने कोई मोशन इंट्रोड्यूस की एक्स, आपको उसको अमेंड करना है वाई में, सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। सब्स्टिट्यूट में ए को रिप्लेस कर दिया वाई बी में, यहां पे एक्स को चेंज करना है किसमें? एक्स डैश में। अमेंडमेंट इज समथिंग एल्स, सब्स्टिट्यूट इज समथिंग एल्स। तो इन अमेंडमेंट मोशन यू चेंज द एग्जिस्टिंग मोशन बाय एक्स टू एक्स डैश, उसमें उसके पुराने एलिमेंट्स भी हैं। तो दिस अमेंडमेंट मोशन इज अ टाइप ऑफ सब्सिडियरी मोशन दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। तो जो हमारी सब्सिडियरी मोशंस हैं 3 टाइप्स की हैं। हमने पहले पढ़ी कौन सी? फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अमेंडमेंट मोशन, अदर वन इज कॉल्ड एज सुपरसीडिंग मोशन। सुपरसीडिंग मोशन, सुपरसीडिंग मोशन। तो एक है आपकी अमेंडमेंट मोशन, एक है आपकी सुपरसीडिंग। सुपरसीड कर दिया। सुपरसीड का मतलब क्या होता है डायरेक्टली इंग्लिश में? कि इट इज मूव्ड इन a course debate on another issue and seeks to supersede that issue। तो आप कोई मोशन पे डिस्कशन कर रहे हैं, मान लो वो ए मोशन है, आपने उसको सुपरसीड कर दिया किससे? बी से। सब्स्टिट्यूट नहीं किया, मोशन चल रही है वो, पर आप चाहते हैं उस मोशन को अभी डिस्कस ना किया जाए, अभी मोशन कौन सी इंपॉर्टेंट है? बी। तो बी मोशन को डिस्कस किया जाए, वो है सुपरसीडिंग द एग्जिस्टिंग मोशन ए। अब भाई मोशन ए का अपना वजूद अभी भी है, बस उसको डिले कर दिया है। एक मोशन बी है जिसको अभी पहले डिस्कस करना है, तो बी का वजूद डिपेंड कर रहा है ए पे। तो ये भी कौन सी है? सब्सिडियरी मोशन। ये इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन समथिंग एल्स दैट इज कॉल्ड एज ए। और फिर आती है एंसिलरी मोशन। एक आती है एंसिलरी मोशन। क्या होती है एंसिलरी मोशन? तो भाई आपको यहां का समझ में आया, फिर बताते हैं एंसिलरी क्या होती है। सब्सटेंटिव मोशन जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, फॉर एग्जांपल रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, वो किसी और चीज पे डिपेंडेंट नहीं है। सब्स्टिट्यूट मोशन जो किसी और पे डिपेंडेंट है, आपने उस मोशन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, उस मोशन का वजूद खत्म हो गया है। फिर आते हैं सब्सिडरीज में 3 है। एक होती है अमेंडमेंट, एक मोशन जो चल रही थी, मान लो एक्स, आपने उसको पूरा वजूद खत्म नहीं किया, उसका उसमें कोई चेंजेस ले आए एक्स टू एक्स डैश। फिर एक मोशन ए चल रही थी, आपको अभी वो डिस्कस नहीं करनी है, वो उसका वजूद बना रहेगा, पर आपको बी डिस्कस करनी है, तो आपने बी मोशन को, ए मोशन को सुपरसीड कर दिया बाय द मोशन बी, दैट इज कॉल्ड एज सुपरसीडरी मोशन, सुपरसीडिंग मोशन। ठीक है, एंसिलरी मोशन। भाई फॉर एग्जांपल आपने एक मोशन इंट्रोड्यूस की हुई है, लेट्स सपोज दैट मोशन इज कॉल्ड बाय द नेम वाई। अब उस वाई मोशन के बाद आपने उस मोशन में अमेंडमेंट नहीं लेके आनी है, उस मोशन में आपको टिप्पणियां करनी है। भाई एक मान लो एक बिल लेके आए आप, उसके लिए आपने मोशन पास की, बिल डिस्कस हो रहा है, उस बिल पे आपने मोशंस पास करते रहे। मोशन है उस बिल को डिस्कस करने के लिए। तो हाउस चलाने के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है? तो वो मोशंस जो वाई कोई मोशन है उसको डिस्कस करने के लिए यूज हो रही हैं। उन मोशन में कुछ भी हो सकती है, मान लो आपकी डीईएफ, ये इस मोशन को डिस्कस करने के लिए है, तो वो क्या हो जाएंगी? एंसिलरी मोशंस। तो वो क्या है? उसको सपोर्ट कर रही हैं। तो एंसिलरी मोशंस बहुत पास की जाती है। तो हाउस को चलाने में कौन सी मोशन यूज होती है? मेनली एंसिलरी मोशन। तो इट इज अ रेगुलर वे ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस को रन करने के लिए यूज होती है एंसिलरी मोशन। जो भी मोशंस पास होती हैं, कोई चीज है, मान लो लेट्स सपोज आपको बिल को पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजना है, तो किसी ने मोशन पास की कि बिल को पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजना है। तो जब वो मोशन पास हुई, अब मोशन इंट्रोड्यूस हो गई है, उस पर डिस्कशन हो रही है, आपने और मोशंस पास की, क्यों भेजना है, कैसे भेजना है, कैसे डिस्कशन होनी है, कौन करेगा, वो सारी कौन सी हैं? एंसिलरी मोशन। तो हाउस में मोस्टली कौन सी यूज होती हैं? एंसिलरी मोशंस। और ये है रेजोल्यूशन। अब ये होगी हमारी मोशंस। अब हम पढ़ते हैं और मोशंस के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे रेजोल्यूशन के बारे में। तो यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? अब हम आगे पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोशन,
जो आपको नहीं भूलनी है, दैट इज कॉल्ड एज एडजर्नमेंट मोशन। मैं आपको इंपॉर्टेंट करवा देता हूं। पहले ये एडजर्नमेंट, या एक काम करते हैं, एडजर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन या सेंसर मोशन, ये पढ़ते हैं इकट्ठी। इनसे पहले एक टॉपिक आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो आती है क्लोजर मोशन, वो कर लेते हैं पहले। वो बड़ा अलग है, ये अलग है, बिकॉज इसमें गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को लेकर, तो इकट्ठी पढ़ लेंगे। तो एक आते हैं क्लोजर मोशंस, तो इसको पढ़ लेते हैं, इसको आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और क्लोजर मोशन मतलब भाई आपने कोई बिल इंट्रोड्यूस किया, उस पर आपको डिस्कशन हो रही है, अब आपको उसको क्लोज करके उस पर वोटिंग करनी है। पर वो वोटिंग कैसे करनी है, वो भी टाइप्स होती हैं, तो इसलिए क्लोजर मोशन, क्लोज करने के भी तरीके होते हैं, उन तरीकों को अलग अलग मोशन में रखा जाता है। तो इस मोशन इज मूव्ड इन अ मैटर टू कट शॉर्ट द डिबेट। आप बिल लेके आए, उस पर टिप्पणियां ही हो रही हैं पिछले 5 दिन से, तो बंदा कहता है बहुत हो गया भाई 5 दिन, अब इस पे डिसाइड तो करो, इस पे वोट तो करो कि इसको लेके आना है या नहीं। जब डिस्कशन बहुत ज्यादा हो जाए तो भाई उस पर हमें आउटकम भी तो लेके आनी है बिल पे, अदरवाइज तो प्रोडक्टिविटी ऑफ पार्लियामेंट क्या ही रह जाएगी। तो मान लो आपको बंद करना है, जो डिबेट चल रही है उसको बंद करके उसको पास करना है, कि पास होगा या नहीं, उसमें वोटिंग करनी है आपको इनडायरेक्टली। तो क्लोजर मोशन दो तरह की होती है, एक होती है सिंपल क्लोजर, तो आपने डिबेट चल रही थी, उसको आपने सिंपली क्लोज कर दिया। इसका मतलब क्या है, जो भी बिल पे डिस्कशन हो रही है आपके, आप उस बिल को वहीं छोड़ देंगे, डिबेट को, आपकी डिबेट को वहीं खत्म कर देंगे, फिर आप बिल पे वोटिंग करेंगे। बिल पे क्या होगी, वोटिंग। तो आप मान लो एक मेंबर है, आपने मोशन इंट्रोड्यूस की, कौन सी, सिंपल क्लोजर मोशन। आपने बोला स्पीकर को, हाउस को, कि भाई बहुत हो गया डिस्कशन, हमें लगता है कि अब हमें इस पे डिसीजन लेना चाहिए। तो आपने सिंपल क्लोजर मोशन पास की, तो इसका सिंपल मतलब है इट इज वन व्हेन मेंबर मूव्स दैट मैटर हैविंग सफिशिएंटली डिस्कस, नाउ पुट टू वोट। बस अब बिल पे क्या होगी, वोटिंग होगी। इसे बोल देते हैं सिंपल क्लोजर। सिंपल ही है ना, काम भी सिंपल है, बिल पे डिस्कशन हुई, वोट कर दो, क्या हो गया है, सिंपल क्लोजर। अब इसके अलावा जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसमें तो कोई है ही नहीं है समझने वाली बात। पर दूसरी जो एक मोशन होती है, दो तरह की होती है, एक होती है कंगारू क्लोजर, एक होती है गिलेटिन क्लोजर। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़नी पड़ेंगी कि क्या होता है कंगारू क्लोजर और क्या होता है आपका गिलेटिन क्लोजर। अब उससे पहले आता है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स, उन दोनों से पहले आती है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स। भाई ऊपर वाले में सिंपल क्लोजर में आपने पूरे बिल पे वोटिंग कर दी स्टार्ट। अब क्लोजर बाय कंपार्टमेंट से क्या होता है, आप डिस्कशन कर रहे हैं, बिल है ये, यहां तो आपने पूरे के पूरे बिल पे क्या कर दी, वोटिंग कर दी, यस या नो बोलने, काम खत्म। अब भाई बिल में ये भी तो होता है ना, बिल का मान लो कुछ पार्ट है जिस पे डिसएग्रीमेंट है। मान लो एक बिल है, उसमें एक चैप्टर है बिल का, उस पे डिसएग्रीमेंट है, बाकी सारे चैप्टर के लोगों को एक्सेप्टेबल है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, सिर्फ उस चैप्टर के कारण डिबेट हो रही है। तो सिंपल क्लोजर में आपने उस चैप्टर के साथ बाकी सारे चैप्टर्स को वोटिंग पे डाल दिया। पर जो क्लोजर बाय कंपार्टमेंट है, आपने बिल को डिवाइड कर दिया इन कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट 1 2 3, फिर आपने कंपार्टमेंट वाइज वोट की, रेदर देन वोटिंग ऑन द बिल एज अ होल। In closer by compartment, you divide the bill into different parts or compartments, and then each and every compartment is put to vote. और फिर वोटिंग होती है कंपार्टमेंट से। अब जो कंपार्टमेंट पास हो गया वो बिल का पार्ट बन जाएगा, और जो नहीं होगा वो बिल का पार्ट नहीं बनेगा। तो द डिबेट कवर्स द पार्ट एज अ होल एंड एंटायर पार्ट इज पुट टू वोट लाइक दिस 1 2 और 3। और जो पार्ट पास हो गए वो बिल का पार्ट बन जाएंगे। मान लो इस पे डिसएग्रीमेंट था, ये पास नहीं हुआ, तो 2 पार्ट का बिल का पार्ट बन जाएंगे, एक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये एक्ट का पार्ट नहीं बन पाएगा। तो ये है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स, ये है सिंपल क्लोजर। तो आपको तरीका है कि आपको पूरे बिल पे वोट डालनी है या बिल को डिवाइड करके वोट डालनी है, वो डिपेंड करता है कि बिल पे डिबेट किस पे हो रही है, बिल के प्रिंसिपल इश्यूज पे एज अ होल पे, या बिल के किसी एक निटी-ग्रिटी प्रोविजन पे। तो वैसे आप क्लोजर के लिए मोशन पास कर सकते हैं। अब आता है तीसरा मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज कंगारू क्लोजर। कंगारू क्लोजर, एक होता है गुलेटिन क्लोजर। इन दोनों को समझ लेना अच्छे से, गुलेटिन क्लोजर। अब दोनों में फर्क क्या है भाई, आपने एक बिल है, एक बिल के बहुत सारे प्रोविजंस हैं, आपने मान लो ये 2 प्रोविजंस हैं और ये हैं
प्रोविजंस आप बिल्कुल डिस्कस कर रहे थे, आपने इन सभी चीजों को डिस्कस कर लिया, ये वाली चीजें डिस्कस नहीं की। अब दो तरीके हैं, आप इस पे वोटिंग कर दो और मान लो ये भी क्या हो गया है, साथ में पास हो गया है, या फिर आप सारे बिल पे वोटिंग कर दो, चाहे आपने डिस्कस क्या किया हो ऊपर वाला पार्ट, और उस पे क्या कर दो, वोटिंग कर दो। तो कई बार बिल पे डिस्कशन हो रही होती है, बहुत लेंथी हो जाती है और कई पार्ट मिस रह जाते हैं, पर हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम उन पार्ट्स को डिस्कस कर पाए। तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक तो क्या होता है, हम वही उठाते हैं पार्ट जो डिस्कस हुआ है और उसी पे क्या कर देते हैं, वोट, और मान लेते हैं कि जो पार्ट डिस्कस नहीं हुआ वो क्या हो गया है, अपने आप उसको पास मान लेते हैं। एक में क्या होता है, आपने डिस्कस कर लिया ये वाला, ये नहीं किया, पर आप पूरे के पूरे बिल को उठाते हैं और उस पर वोट कर देते हैं। दोनों में फर्क क्या है कि आपका कुछ पार्ट रह गया था, बट आपने उस पार्ट पे भी वोट कर दिया जब भी वो डिस्कस नहीं हुआ है। एक में आपने उस पर वोटिंग की नहीं है, पर उसको वोट मान लिया है अगर बाकी पार्ट पास हो गया है। यही फर्क है कंगारू और गुलेटन में। इन केस ऑफ कंगारू क्लोजर, ओनली इंपॉर्टेंट क्लॉजेस आर टेकन अप फॉर डिबेट एंड इंटरवेंटिंग क्लॉज आर स्किप्ड एंड टेकन एज पास। तो इन केस ऑफ कंगारू क्लोजर ये वाला पार्ट है कि आपने जो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसको आपने डिस्कस कर लिया, इसको वोट कर दिया, इसको अपने आप क्या मान लिया, वोट मान लिया। पर इन गुलेटिन क्लोजर, बिकॉज आपके पास टाइम नहीं होता है, तो आपने कुछ चीजें डिस्कस की, इन पे वोट किया, इन पे नहीं वोट किया, आपने पूरे बिल पे वोट किया, जो चीजें डिस्कस नहीं की थी उनको भी आपने पास मान लिया। तो यहां पे वोटिंग होती है ओनली ऑन द इंपॉर्टेंट क्लॉजेस, बाकियों को पास मान लिया जाता है। यहां वोटिंग होती है पूरे बिल पे, जबकि डिस्कशन हुई है कुछ पार्ट पे, दैट इज कॉल्ड एज गुलेटन। यहां मेन फोकस क्या होता है कि कई बिल है, मान लो उसके कुछ ही पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, बाकी तो वैसे ही हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल लेवल पे हैं और ये वैसे ही प्रोसीजरल हैं, तो आप डिस्कशन भी इस पे करोगे, इस पे करने का कोई फायदा है नहीं है। बुलेटिन में होता है कि आपके पास टाइम ही नहीं है, आपने ये कर लिया, इसके लिए आपके पास टाइम ही नहीं है, तो इसको आप बिना डिस्कस किए वोट पे डाल दो। आ गया समझ में? दिस इज कॉल्ड एज कंगारू एंड गुलेटिन क्लोजर। पेपर में आ सकता है, कंफ्यूज हो जाएंगे कि कंगारू में याद रखें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, उसी को डिस्कस करते हैं, उसी को वोट करते हैं, बाकी को वोट मान लिया जाता है पास। और बुलेटिन में टाइम नहीं होता है, तो हम उस पार्ट को डिस्कस करते हैं पर वोट सभी पे डालते हैं, और जो चीज डिस्कस नहीं की उसको भी साथ में वोटिंग में डाल देते हैं। यह फर्क है कंगारू एंड बुलेटिन में। इससे ज्यादा नहीं समझा सकते, और इतना बहुत भी है 4 टाइप ऑफ क्लोजर मोशंस को समझने के लिए। अब ये हो गया आपका क्लोजर मोशंस 4 टाइप्स के कवर। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट अदर टाइप ऑफ मोशंस। नाउ फर्स्ट इज कॉल्ड एज, जो हम पढ़ते हैं, एडजर्नमेंट मोशन। अब वो वाली पढ़ लेते हैं, क्या होती है एडजर्नमेंट मोशन। या एक होती है मान लो हमारी सेंसर मोशन, एक होती है आपकी नो कॉन्फिडेंस मोशन। इनको इकट्ठा पढ़ लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी और आ जाए। एक होती है कॉन्फिडेंस मोशन। भाई आपको इतना तो पता है ना, अब लोकसभा जो है गवर्नमेंट पे चेक रखती है, मतलब एग्जीक्यूटिव पे चेक कौन रखता है, पार्लियामेंट तो रखती है, मेन कौन रखती है, लोकसभा। तो एडजर्नमेंट जो मोशन है, इसका मतलब क्या होता है, मान लो आपका हाउस का बिजनेस चल रहा है। अब हाउस का बिजनेस स्पीकर डिसाइड करता है ना भाई कि क्या क्या डिस्कशन होगी, वो प्री प्लान्ड होता है थोड़ा बहुत चीजें। और मान लो कल को कोई नया इशू आ गया, जैसे कि मान लो कोई, जैसे पाकिस्तान पे हो रहा था, पाकिस्तान जब इंडिया पे अटैक किया, मान लो वो मुद्दा आ गया ना भाई, पता थोड़ा ना था वो आएगा, वो मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है, बड़ा अर्जेंट है और उसको डिस्कस करना है। अब उसको डिस्कस करना है, पर हाउस का तो अपना क्या बिजनेस चल रहा है नॉर्मल। अगर कोई मेंबर बोलता है कि हमें उस पर टिप्पणी करनी है, उस पर डिस्कशन करनी है ताकि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल छड़ाया जा सके, तो कोई बंदा आके कौन सी मोशन पास करेगा, एडजर्नमेंट, टू डिस्कस द मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। और ऑफ कोर्स अगर कोई चीज अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस की होगी तो वहां पे गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जा सकता होगा। तो यहां पे इस मोशन में क्या छिपा हुआ है, अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। या अगर किसी को गुस्सा हुआ गवर्नमेंट के प्रति तो सेंशर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, क्वेश्चन मार्क ऑन द गवर्नमेंट फंक्शनिंग। क्योंकि इसमें सेंशर का एलिमेंट है,
तो दिस मोशन कैन ओनली बी पास्ड इन लोकसभा, बिकॉज लोकसभा इज द हाउस जहां पे गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जाता है। तो लोकसभा इज द हाउस जहां पे गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जाता है, इसलिए एडजर्नमेंट मोशन कैन ओनली बी पास्ड इन लोकसभा, नॉट इन राज्यसभा। इसको लिख लें। क्यों है? बिकॉज आई टोल्ड यू व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडजर्नमेंट मोशन। तो एडजर्नमेंट मोशन आप जब पास करेंगे तो इंश्योर करेंगे एक सिंगल मैटर जो कि अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, जिसको किसी और मोशन के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, उसी को एडजर्नमेंट मोशन में करेंगे। अदरवाइज आप कोई और मोशन भी यूज कर सकते हो। मान लो कोई इशू इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं है, आपको डिस्कस करना है, बिजनेस चल रहा है, ये तो ना आप एडजर्नमेंट मोशन पास कर देंगे बिकॉज आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, उसके लिए एडजर्नमेंट मोशन लाउड नहीं है, बिकॉज फॉर दैट यू कैन यूज अनदर मोशंस जो आपके पास पड़ी हैं। तो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस सिंगल मैटर होना चाहिए, मल्टीपल मैटर्स नहीं होने चाहिए। वो मैटर अभी अभी डिस्कस नहीं हुआ होना चाहिए पार्लियामेंट में, न्यू होना चाहिए और उसको किसी और मोशन के अंदर डिस्कस नहीं कर सकते। इन कंडीशन को अगर मोशन पास करेगी तभी वो एडजर्नमेंट मोशन में आएगी और वो ओनली लोकसभा में आएगी। और इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले कुछ मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होता है, दैट इज 50 मेंबर्स शुड एग्री इफ दिस मोशन हैज टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस, तभी ये हाउस में इंट्रोड्यूस होगी। तो इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। और इसका जो डिस्कशन होता है कम से कम फिर 2.5 घंटे का होता है, क्योंकि आपने पहले बता दिया है मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, नॉट लेस देन 2 hours 30 minutes इसका डिस्कशन चलता है। फिर सारा हाउस का बिजनेस सस्पेंड हो जाता है और इसी मुद्दे पे डिस्कशन होती है। एंड इट नीड्स द सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स टू बी एडमिटेड। ये याद कर लें, अगर 50 मेंबर बोलेंगे तभी ये एडमिट होगी, उसके बिना ये एडमिट नहीं होगी। जस्ट टू इंश्योर दैट कि इसका मिसयूज ना हो एडजर्नमेंट मोशन का। हाउस एडजर्न होता है वो अलग चीज है, वो कौन करता है? स्पीकर करता है। एडजर्नमेंट मोशन होती है आपने चलते हाउस में उसको रोक के नया मैटर डिस्कस करने के लिए लगा दिया है। तो एडजर्नमेंट मोशन इज ओनली इन लोकसभा, नॉट राज्यसभा। ये यहां पे लिख लें ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि नॉट राज्यसभा, ओनली लोकसभा, नॉट राज्यसभा। आया समझ में? ये है 230 hours 50 मेंबर्स और इट्स इंक्लूड एन एलिमेंट ऑफ सेंसर ऑल्सो। आगे पढ़ते हैं हम कौन सी, सेंसर मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन और कॉन्फिडेंस मोशन। अब मुझे बताएं यहां तक क्लियर है जो हमारी एडजर्नमेंट मोशन है। नाउ नेक्स्ट इज कॉल्ड एज, पहले पढ़ लो सिंपल से कॉन्फिडेंस मोशन। भाई आज तक इंडिया की हिस्ट्री में कभी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हुई है। सरकारें गिरी होंगी पर कभी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हुई है। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होने वाली होती है, गवर्नमेंट को पता होता है, गवर्नमेंट पहले रिजाइन कर देती है, क्यों बेइज्जती करवानी। तो आज जितनी बारी मोशंस पास हुई है, कॉन्फिडेंस मोशंस पास हुई है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जब पास कभी हुई नहीं है। जिसने भी रिजाइन किया है वो पहले ही कर दिया है, नो कॉन्फिडेंस मोशन के पास होने से पहले ही गवर्नमेंट कहते क्यों बेइज्जती करवानी है। और कॉन्फिडेंस मोशन होती है, भाई आपको पता है ना, जब हाउस में अगर गवर्नमेंट अपना एग्जिस्ट कर रही है तो गवर्नमेंट मस्ट बी एंजॉयिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। अगर हाउस का कॉन्फिडेंस मतलब मेजॉरिटी ऑफ द हाउस मस्ट बी एक्सेप्टिंग द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, तो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब गवर्नमेंट का जो एग्जिस्टेंस है वो एक्सेप्टेबल है मेजॉरिटी ऑफ द हाउस को। तो कोई भी गवर्नमेंट बनाने के लिए कौन सी मोशन चाहिए होती है? कॉन्फिडेंस मोशन। अब ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड सेंसर मोशन। ये तो वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है, हम कर लेते हैं दो चीजें, एक होती है सेंसर मोशन और साथ में कर लेते हैं कंपेयर विद द नो कॉन्फिडेंस मोशन। दोनों में फर्क क्या होता है? भाई दोनों में होता है सरकार पे विश्वास नहीं है। सेंसर में भी क्या होता है? एलिमेंट ऑफ सेंसर, कि यू आर नॉट ट्रस्टिंग द गवर्नमेंट। और नो कॉन्फिडेंस मोशन में आप मान रहे होते हैं गवर्नमेंट के पास क्या नंबर्स नहीं है। दोनों में एलिमेंट ऑफ क्या है? सेंसर है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट की बात हो रही है। बट इन केस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जब ये पास की जाती है, इट इज पास्ड अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो आपने भाई पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे क्या पास होती है? नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर पास होगी सभी मिनिस्टर्स को गिरना पड़ेगा, सरकार गिर जाएगी। सेंसर मोशन इज बेसिकली अ पास अगेंस्ट इंडिविजुअल मिनिस्टर ऑल्सो और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें एलिमेंट होता है कि यू आर नॉट ट्रस्टिंग द गवर्नमेंट, नॉट ट्रस्टिंग द गवर्नमेंट। या किसी मिनिस्टर पे, कोई मान लो रेलवे मिनिस्टर है, रेलवे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो आपने सेंसर मोशन पास की और वो
अगर पास हो जाएगी तो यू आर शोइंग योर सेंसर, नॉट शोइंग दैट द गवर्नमेंट इज नॉट फंक्शनिंग इन अ राइट मैनर, द गवर्नमेंट इज नॉट परफॉर्मिंग इट्स ड्यूटी, दिस मिनिस्टर इज नॉट परफॉर्मिंग हिज और हर ड्यूटी। तो इट कैन बी अगेंस्ट मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ पे ट्रस्ट की बात हो रही है, इसमें भी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो रही है गवर्नमेंट की। अगर पास हो जाती है तो गवर्नमेंट को लगता है कि भाई लोग हमारे पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर सेंसर मोशन पास होती है तो हाउस में सिंपल मेजोरिटी से पास होगी। अगर सिंपल मेजोरिटी से पास होगी भाई ये मोशन, तो क्या शो कर रहे हैं कि हाउस में गवर्नमेंट के पास नंबर नहीं है। तो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए अगर ये पास हो जाती है तो इससे सरकार गिरती नहीं है, इससे गवर्नमेंट गिरती नहीं है, बस गवर्नमेंट को पता लग जाता है कि मेरे फेवर में नंबर नहीं है, बिकॉज मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी मान रही है कि मैं सही से काम नहीं कर रही। तो गवर्नमेंट को फिर कॉन्फिडेंस मोशन पास करके प्रूव करना पड़ता है कि मेरे पास नंबर है। तो सेंसर मोशन पास होने से डायरेक्टली सरकार नहीं गिरती है, पर वो आइडिया दे देती है कि गवर्नमेंट के पास नंबर नहीं है, क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी मतलब हाउस की मेजॉरिटी मान रही है कि गवर्नमेंट सही तरीके से काम नहीं कर रही है। अगर वो मान रही है तो वो गवर्नमेंट को गिरा भी सकती है। तो गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस मोशन पास करके हाउस का अप्रूवल लेना पड़ता है कि नहीं मेरे पास क्या है, कॉन्फिडेंस है। अब ये समझ लें, कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है इससे सरकार गिरती है। सेंसर मोशन से होता है सरकार की पॉलिसी से क्या है, ट्रस्ट नहीं है। कई बार ये हो सकता है कि बहुत, मान लो एक पार्टी है, मोदी गवर्नमेंट है, मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनकी सरकार है, वो अपने उनके साथ क्या है, दो अलाई हैं, दो पार्टीज है ना भाई, उनके अलाई हैं। जो अगर मान लो कोई ऐसी पॉलिसी पास हुई जो उनके अलाई को भी सही नहीं लग रही है, तो उन्होंने ऑपोजिशन का सपोर्ट करके सेंसर मोशन पास कर दी और ये शो कर दिया कि हम गवर्नमेंट की पॉलिसी से डिसअप्रूव कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी है कि ये पार्टीज जो बीजेपी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही हैं वो ऑपोजिशन के साथ हैं। तो कल को अगर कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुई तो सरकार गिर सकती है। तो गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है कि मेरे पे ट्रस्ट है हाउस का, तो उसके लिए उनको कॉन्फिडेंस मोशन पास करनी पड़ेगी। तो यहां तक समझ में आया आपको कि अगर ये मोशन पास होती है, सरकार अपने आप नहीं गिरती ऑटोमेटिकली, ऊपर सरकार को कॉन्फिडेंस मोशन पास करवानी पड़ती है ये शो करने के लिए कि हमारे पास हाउस का कॉन्फिडेंस हम एंजॉय कर रहे हैं। पर नो कॉन्फिडेंस मोशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट होती है, इसके पास होते ही गवर्नमेंट गिर जाती है, इसके पास होते ही गवर्नमेंट गिर जाती है। और सबसे बड़ी है कि अगर आपको सेंसर मोशन इंट्रोड्यूस करनी है तो देयर इज नो नीड टू टेक अ लीव ऑफ द हाउस। आपको हाउस के लीव की जरूरत नहीं है, मतलब अप्रूवल की जरूरत नहीं है। नो लीव ऑफ द हाउस इज नीडेड टू इंट्रोड्यूस सेंसर मोशन। आप डायरेक्टली कर सकते हैं, पहले अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है कि हमें ये काम सेंसर मोशन इंट्रोड्यूस करनी है। और इसमें आप पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट करते हैं और गवर्नमेंट इससे गिर जाती है। और इसको अडॉप्ट करने के लिए आपको रीजन बताना पड़ेगा कि व्हाई वी आर अडॉप्टिंग सेंसर मोशन। लीव लेने की जरूरत नहीं है, पर आपको रीजन देने पड़ेंगे कि हम गवर्नमेंट की किस पॉलिसी के अगेंस्ट सेंसर कर रहे हैं। और यहां पे देयर इज नो नीड टू मेंशन रीजंस व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां बताना पड़ेगा कि इस पॉलिसी के कारण हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट हमें गवर्नमेंट पे विश्वास नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। और पर यहां पे कोई रीजन बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्या करोगे, हम क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन। और ये सारी चीजें हैं सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेके। अब नेक्स्ट आता है हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आती है रेजोल्यूशन, जो हमें पढ़नी पड़ेगी। तो नेक्स्ट इज रेजोल्यूशन। हमने पढ़ा ना रेजोल्यूशन क्या होती है, तो आपको अब तो समझ में आ गया होगा कि जो रेजोल्यूशन है इट इज नथिंग बट सब्सटेंटिव मोशंस, क्योंकि सब्सटेंटिव मोशन बताती हैं रिजॉल्व ऑफ द हाउस, क्योंकि किसी और मोशन पे डिपेंड। बाकी मोशन तो भाई एक मोशन है उसको चेंज कर रही होती है, सब्स्टिट्यूट मोशन बाकी मोशन को चेंज कर रही है। सब्स्टिट्यूट मोशन उसमें एंसिलरी, उसमें जो हमारी अमेंडमेंट मोशन है या सुपरसीडिंग मोशन है, वो बाकी मोशंस को चेंज कर रही हैं, वो कोई रिजॉल्व ऑफ द हाउस नहीं बता रही हैं कि हाउस का ओपिनियन बता रही हूं। वो तो सिर्फ कौन सी बताती हैं, सब्सटेंटिव मोशन। तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि जो हमारी मोशंस हैं उसमें बहुत टाइप की हैं, और एक टाइप क्या हो जाती है, वो बन जाती है रेजोल्यूशन। और वो कौन सी टाइप है, सब्सटेंटिव मोशन। ये हमारी क्या है, सब्स्टिट्यूट मोशन। ये हमारी क्या है, हमारी सब्सिडियरी मोशन। तो बस जो सब्सटेंटिव मोशन है वही क्या है, रेजोल्यूशन है। तो रेजोल्यूशन इज अ काइंड ऑफ सब पार्ट ऑफ मोशन। अब रेजोल्यूशन तीन टाइप की होती हैं, इसको समझ लें। एक होती हैं गवर्नमेंट रेजोल्यूशन। गवर्नमेंट मतलब जो भाई पब्लिक मेंबर होती है रेजोल्यूशन। तो एक होती है गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, जो कौन इंट्रोड्यूस करता है,
पब्लिक मेंबर, एक होती है प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन। इसमें बस फर्क क्या होता है, आपको कल बताया ना, एक होता है प्राइवेट मेंबर बिल, एक होता है पब्लिक मेंबर बिल। तो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन कोई मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है और प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन नॉन मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है। तो जिस बंदे ने इंट्रोड्यूस किया उसके बेसिस पे हमने रेजोल्यूशन को डिवाइड कर दिया, गवर्नमेंट मेंबर एंड प्राइवेट मेंबर। और एक आती है थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, पर आपको ये तो क्लियर है ना कि ये किस बंदे ने इंट्रोड्यूस किया, उसके बेसिस पे आपने उसको गवर्नमेंट या प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन बोल दिया है। एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन। भाई मान लो संविधान का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है या मान लो कोई एक्ट है, स्टैच्यू है, उसके अंदर अगर आप कोई रेजोल्यूशन पास कर रहे हो उसे बोल देंगे स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन। तो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन कौन सा बंदा इंट्रोड्यूस कर रहा है, प्राइवेट मेंबर कौन सा बंदा, नॉन मिनिस्टर ऊपर मिनिस्टर। यहां पे स्टैट्यूटरी मतलब अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है या किसी एक्ट में लिखा है, फॉर एग्जांपल के तौर पे हमें पता है ना भाई, अंडर आर्टिकल 312 a Rajya Sabha by passing a resolution by a special majority can give power to the parliament to create all India service। पढ़ा था ना, ये राज्यसभा क्या पास कर रहा है, रेजोल्यूशन। कहां मेंशन है, 312 में। कहां मेंशन है, संविधान में। तो कई बार संविधान में मेंशन होता है कि हाउस रेजोल्यूशन पास करके ये कर सकता है, कई बार एक्ट्स में भी मेंशन होता है कि पार्लियामेंट या हाउस रेजोल्यूशन पास करके ये कर सकता है। तो कई बार एक्ट में चीजें पार्लियामेंट पे छोड़ दी जाती हैं कि भाई ये हमने लिख दिया है, इस एक्ट में हमने ये भी लिख दिया है कि अगर ऐसा करना है तो पार्लियामेंट लॉ बना के ऐसा कर सकती है, ये वो बोल देते हैं। ये होती हैं स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन। ये आपको समझ में आ गया है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज बजट। कि बजट कैसे पास होता है, ये हमने पढ़ लिया, डिवाइसेस ऑफ जो पार्लियामेंट में होती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज बजट, कि कैसे पास होता है, प्रोसेस क्या होता है और कैसे ये इंश्योर होता है। पेपर में डायरेक्टली आ जाएगा कि बजट के प्रोसेस के बारे में आपको क्रोनोलॉजी पूछ लेंगे, पहले क्या होता है फिर क्या होता है। जैसे बिल को पास करने में होते हैं ना, 3 स्टेजेस होती हैं। ऑर्डिनरी, पहले फर्स्ट रीडिंग होती है, फिर सेकंड रीडिंग, फिर थर्ड रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में आप उसको सिर्फ उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसके टाइटल को पढ़ते हो, फिर सेकंड रीडिंग में आप उसकी जनरल डिस्कशन करते हो पहले, फिर कमेटी में भेजते हो, फिर कमेटी के बाद आके उस पर आप क्या करते हो, वोटिंग करते हो। क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन स्टेज होती है। फिर उसके बाद थर्ड रीडिंग होती है, बिल एज अ होल पे वोट करते हो। सेम बजट में होता है पर उसकी स्टेजेस थोड़ी अलग होती हैं, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो उसकी स्टेजेस थोड़ी अलग होती हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले तो समझ रहे हैं कि बजट पास करने के पहले तो होता था रेलवे बजट भी होता था और जनरल बजट भी। अब तो एक ही, दोनों मर्ज हो गए हैं रेलवे बजट, तो अब तो एक ही बजट होता है, तो काम आसान हो गया है। और बजट का काम फाइनेंस मिनिस्टर करता है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। एंड द होल आइडिया ऑफ बजट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में पूरा लिखा हुआ है। हमने बजट वर्ड यूज नहीं किया है संविधान में, हमने वर्ड यूज किया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने क्या वर्ड यूज किया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पूरा साल का खाता ऑफ द गवर्नमेंट, और हमने ये वहां पे मेंशन किया है। अब जो ये संविधान का जो बजट वाला चीजें हैं, ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है, इट इज मेंशन इन द आर्टिकल 112। वही जो वर्ड क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आर्टिकल 112 में वर्ड लिखा है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको हम बोल देते हैं कॉमन पार्लेंस में बजट। तो बेटर वर्ड इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बजट पास कैसे होता है उसको समझें। अब बजट जब पास होना है तो जैसे बिल पास होता था वैसे ही होगा। तो पहले बजट को क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। जिस दिन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट बजट को प्रेजेंट करती है, वो बजट को पूरे पढ़ के दिखाती हैं कि गवर्नमेंट अगले साल में क्या क्या करेगी, कहां कहां पैसा खर्च करेगी और कहां कहां से पैसा इकट्ठा करेगी, कौन कौन सी नई स्कीम्स लेके आई है, जहां पे इतना इतना पैसा जाएगा। उन्होंने बजट का ओवरव्यू दे दिया, बता दिया है। उस टाइम कुछ नहीं होता, कोई कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ बातें सुनी जाती हैं। किसकी, फाइनेंस मिनिस्टर की। किसी भी बात पे डिस्कशन नहीं होती है। ऑपोजिशन हल्ला कर सकती है बट डिस्कशन नहीं होगी। बस क्या होगा, प्रेजेंटेशन होगा। और उस प्रेजेंटेशन के बाद जो स्टेज आती है वो आती है जनरल डिस्कशन की। तो आपने पहले बिल प्रेजेंट किया फाइनेंस मिनिस्टर ने, कहां करते हैं, लोकसभा में। जब लोकसभा में प्रेजेंट हो जाता है फिर आप जाके कहां करते हैं, फिर जब प्रेजेंट हो गया है आपका बिल लोकसभा में, तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्टर उस बिल को जाके राज्यसभा में डिस्कस प्रेजेंट करेंगी। लोकसभा में करती हैं, बाद में बजट को राज्यसभा में रख दिया जाता है, मान के कि भाई आपको भी बजट के बारे में पता लग गया है। तभी तो दोनों हाउसेस काम करेंगे ना भाई, क्योंकि
आप ये समझ लें, इन फाइनेंशियल मैटर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज विद रिस्पेक्ट टू पीपल, दैट इज लोकसभा। तो मनी बिल लोकसभा में पास होता है, बजट भी एक टाइप का क्या है, बिल ही है ना, पैसे वाला, तो उस पे भी राज्यसभा का कोई कंट्रोल नहीं है। तो बजट को राज्यसभा रिजेक्ट या अमेंड नहीं कर सकती, वो सिर्फ लोकसभा का काम है। तो फाइनेंशियल मैटर्स में लोकसभा के पास पावर है, नॉट राज्यसभा। तो जो बिल प्रेजेंट होता है बजट, वो लोकसभा में होता है, बाद में राज्यसभा में रख दिया जाता है, क्योंकि राज्यसभा के पास डिस्कशन की पावर तो है, अमेंडमेंट और रिजेक्शन की पावर नहीं है, एटलीस्ट डिस्कशन की पावर तो है ही है। जब हाउस में बजट प्रेजेंट हो गया, काम हो गया, फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा वक्त दे देते हैं। वक्त मतलब इन द सेंस कि आपने बोल दिया 2-3 दिन दे दिए, उसके बाद जनरल डिस्कशन साथ होती है। आपने 2-3 दिन दिए और उस पे क्या, उसके बाद क्या स्टार्ट होगी, जनरल डिस्कशन ऑन द बजट, और फिर यहां पे आप उसको डिस्कस करेंगे। और जनरल डिस्कशन का मतलब क्या है, अब इसमें तुम मान लो डिस्कस किया, ऑपोजिशन ने बताया भाई कि कौन कौन सी स्कीम्स पे पैसा खर्च हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कितना रेवेन्यू है, प्रिंसिपल क्या गलत हैं, किसका कॉमन मैन के फेवर में नहीं है, कैपिटलिस्ट बजट है, ब्रॉडर प्रिंसिपल्स पे, डिफेंस पे कितना खर्च किया है, कहां पे खर्च किया है, क्या अलाउ किया है, कहां से टैक्स ले रही है गवर्नमेंट, कॉमन टैक्स कम कर दिया है, बढ़ गया है, तो प्रिंसिपल्स पे डिस्कशन होता है। अभी एज सच बजट के हर एक प्रोविजन क्लॉज पे डिस्कशन नहीं हो रहा है। जनरल मतलब ऑपोजिशन बजट के होल जो ढांचा है उस पर डिस्कशन करेगी, क्या सही है क्या गलत है, गवर्नमेंट भी उस पर बताएगी प्रिंसिपल लेवल पे क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि जनरल डिस्कशन अगर जब हो जाएगा, देन वी विल सेंड द बिल टू स्क्रूटनी ऑफ द बजट टू डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज। यहां पे स्क्रूटनी होगी हर एक डिमांड फॉर ग्रांट की। बजट में जो पैसा मांगा जाता है वो मिनिस्ट्री से मांगती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने इतना मांगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इतना मांगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ मान लो आईटी ने ये मांगा, मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी इन्वायरमेंट ने इतना पैसा मांगा, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने इतना मांगा। तो जिस भी मिनिस्ट्री ने पैसा मांगा, पैसे मिनिस्ट्री वाइज मांगे जाते हैं। तो अब हर मिनिस्ट्री की जो डिमांड फॉर ग्रांट है, उस साल पैसा खर्च करने की जो डिमांड है, उस पर डिटेल में स्क्रूटनी होगी। जनरल डिस्कशन में हमने बजट के ओवरऑल ढांचे पे डिस्कशन की, अब उसकी हर एक डिमांड फॉर ग्रांट पे कौन करेगा स्क्रूटनी, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज जो बनी हुई हैं डिपार्टमेंट वाइज। हमारी पार्लियामेंट में पहले ये नहीं हुआ करती थी, बाद में आई हैं, बढ़ भी गई हैं। तो जितनी डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज हैं इंडिया में आज, वो डिपार्टमेंट वाइज बनी हुई हैं और वो जाके इन पे डिस्कशन करती हैं। तो एट प्रेजेंट वी हैव 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज। तो हर डिपार्टमेंट का डिमांड फॉर ग्रांट उनके पास जाता है, और जब चला जाएगा तो जब ये डिस्कशन करके कुछ महीने क्या कुछ दिन बाद, पहले तो ये हुआ, फ्यू डेज बाद जनरल डिस्कशन हुआ, फिर बिल कहां चला गया, इनके पास, और फिर आएंगे लेके महीने बाद, फिर क्या होगी, वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, फिर टिप्पणियां स्टार्ट होंगी कि भाई अब कमेटी ने ये बोला है, और उस टाइम पीरियड में ऑपोजिशन अपना भी दिमाग लगा लेती है किस पे, बजट पे, और कमेटी का भी अपना ओपिनियन आ जाता है। अब हर एक डिमांड फॉर ग्रांट पे टिप्पणी होती है कि बताओ भाई, अब ऑपोजिशन उस पर मोशंस पास कर सकती है कि इतना पैसा गलत मांगा, इतना पैसा मांगना चाहिए था, कम मांगा, इस पे खर्च करना ही नहीं चाहिए था, मनरेगा पे पैसा कम कर दिया, नाम चेंज कर दिया। उस पे वोटिंग होगी। उस वोटिंग के बाद, या इस वोटिंग होगी तो इस पे मोशंस पास की जाएंगी कि भाई हम इससे एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। कट मोशन बोलते हैं इसको, डिस्कशन करेंगे कि इस टाइम क्या होती है, कट मोशंस पास होती हैं। अब कौन कौन सी कट मोशन होती है, उसके बाद क्या होता है वो देखते हैं। तो जब कमेटी से बिल, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी से बिल कहां आया, बजट कहां आया, हाउस में आया, तो हाउस वाले उस पर मोशंस पास करेंगे, उनको बोल देते हैं कट मोशन। ये 3 टाइप की होती हैं, एक होती है पॉलिसी कट मोशन, एक होती है इकोनॉमी कट मोशन, एक होती है टोकन कट मोशन। तो 3 तरह की मोशंस होती हैं, पॉलिसी कट मोशन, इकोनॉमी कट मोशन एंड टोकन कट मोशन। मान लो किसी बंदे को लगता है, ऑपोजिशन वाले को, गवर्नमेंट ने जो पैसा खर्च किया है यहां करना ही नहीं चाहिए था, उनकी पॉलिसी से एग्री नहीं है। मान लो गवर्नमेंट ने पैसा खर्च कर दिया किस पे, एग्रीकल्चर पे, कितना, मान लो फर्टिलाइजर सब्सिडी पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, तो वो बंदा बोलेगा ये नहीं खर्च करना चाहिए।
तो पॉलिसी से डिसएग्री नहीं है। तो डिमांड ऑफ ग्रांट में लिखते हैं कि मैं इस डिमांड फॉर ग्रांट को 1 रुपए में कन्वर्ट करता हूं, मतलब मैं उनकी पॉलिसी से डिसएग्री कर रहा हूं। 1 रुपए का मतलब क्या है? द पर्सन, मतलब उसका कोड लैंग्वेज क्या है कि बंदा पॉलिसी से डिसएग्री कर रहा है, उसका कोडेड वर्ड क्या है कि आई एम रिड्यूसिंग द डिमांड ऑफ दिस, डिमांड फॉर दिस पर्पस ₹2 मतलब पर्सन इज नॉट एग्रीइंग विद द पॉलिसी एज सच। फिर एक बंदा बोलता है यार तुमने पैसा तो खर्च किया सब्सिडी में, ठीक है, पर आपने ज्यादा खर्च कर दिया, आपको कम करना चाहिए था। तो वो बंदा क्या बोलेगा कि मैं ₹2 मान लो XYZ, मैं इसकी डिमांड को रिड्यूस कर रहा हूं ₹2 XYZ, मतलब मैं पॉलिसी से डिसएग्री नहीं कर रहा, सब्सिडी तो मिलनी चाहिए पर इतनी नहीं मिलनी चाहिए, उसकी इकोनॉमी पे क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रहा हूं। इसे बोलते हैं इकोनॉमी का टर्मोशन। एक आते हैं टोकन का टर्मोशन। आपको ना तो पॉलिसी से दिक्कत है, ना उस पॉलिसी में दिए गए पैसे से दिक्कत है, ना पॉलिसी ना इकोनॉमी ऑफ दैट पॉलिसी। यू हैव अ कंसर्न रिगार्डिंग टोकन कट मोशन, मतलब आपको गवर्नमेंट पे वैसे ही गुस्सा है किसी बात का, तो आपने बोला कि मैं उसकी डिमांड को ₹100 में रिड्यूस कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है? ना तो पॉलिसी से इशू है ना इकोनॉमी से, एज सच इन जनरल गवर्नमेंट से इशू है। उस इशू को, गुस्से को आप ये टोकन कट मोशन पास करके शो कर सकते हो। उसका कोडेड वर्ड क्या है? आई एम रिड्यूसिंग द अमाउंट फॉर दिस पर्पस ₹100। 1 रुपए से रिड्यूस करने का मतलब है पॉलिसी कट मोशन। ₹100 से टोकन कट मोशन, बाय ₹XYZ इकोनॉमी कट मोशन। तो जब डिमांड फॉर ग्रांट्स पे टिप्पणी होती है, कंसीडरेशन होती है, उसकी स्क्रूटनी होती है कमेटी के द्वारा, जब वो हाउस में आती हैं स्क्रूटनी के बाद, तो होती है आपकी वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, जो हमने यहां पे लिख दिया है। अब ये डिमांड फॉर ग्रांट्स पे टिप्पणी हो गई है। अब जब एक बार आपने डिमांड फॉर ग्रांट पे वोटिंग कर दी है, फिर हमारा कौन सा बिल आता है? एप्रोप्रिएशन बिल। मतलब अब आप दोबारा वोटिंग नहीं करोगे डिमांड फॉर ग्रांट पे। अब आप पूरे के पूरे जो खर्चा है उस पे वोट करोगे कि गवर्नमेंट ने जो खर्चा मांगा है। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा मांगा गया है, बिकॉज नो मनी कैन बी विथड्रॉन विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट एंड दैट अप्रूवल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल। अगर पैसा निकालना है तो एप्रोप्रिएशन बिल पास करना पड़ेगा। अब इसके टाइम पे आपको वोटिंग हर डिमांड पे नहीं करनी, पूरे के पूरे बिल पे करनी है, यस या नो। अगर पास हो गया तो बजट का एक कंपोनेंट पास हो गया, कौन सा? एप्रोप्रिएशन वाला। अगर नहीं होता है मतलब गवर्नमेंट के पास नंबर नहीं है पैसा खर्च करने के, मतलब गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी नहीं है, तो गवर्नमेंट को हाउस का कॉन्फिडेंस शो करना पड़ता है, तो ये होता है एप्रोप्रिएशन बिल। अब जब ये पास हो जाएगा तो उसके बाद छठा स्टेज क्या आएगा? फाइनेंस बिल। कि अब गवर्नमेंट बोलेगी मेरे को पैसा लगाना है, लोगों पे टैक्स लगाना है ताकि मेरे पास पैसा आए, रेवेन्यू आए। तो नो टैक्स कैन बी लिवीड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ, तो इसका भी अप्रूवल लेना पड़ता है। तो एप्रोप्रिएशन के बिल के बाद पास होता है फाइनेंस बिल। तो यहां जैसे ये पास होता है तो हमारा काम खत्म हो जाता है। पैसा खर्च करने की पावर मिल गई और पैसा लगाने की पावर मिल गई, लेने की पावर मिल गई, तो दोनों से क्या पास हो जाता है? इसे बोल देते हैं बजट या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये हमारा होता है बजट को पास करने का तरीका। पर आपको इतना पता होना चाहिए कि जो बजट पास होता है वो 6 स्टेप्स में होता है। पहला होता है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, फिर जनरल डिस्कशन, फिर स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज, देन वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, देन एप्रोप्रिएशन बिल एंड देन फाइनेंस बिल। अब जैसे ये पास हो गया, बजट हो गया, अब आती है एक टॉपिक होता है अदर टाइप ऑफ ग्रांट्स। इसको समझ लो, अदर टाइप ऑफ ग्रांट्स। भाई ये तो पॉसिबल नहीं है ना, जो बजट में लिख दिया वही होगा। बजट में तो प्रेडिक्शन होती है ना कि आने वाले साल में यहां पैसा खर्च करेंगे, यहां से पैसा आएगा। अब भाई कुछ भी हो सकता है ना, जहां खर्च करना चाहते हो ना खर्च हो पाया हो, जहां करना चाहते हो उससे ज्यादा खर्च हो गया हो, या जहां पैसा आ रहा हो वहां से ना आया हो, तो क्या करें? बजट तो बंदा बनाता है प्रेडिक्शन के बेसिस पे, अगले साल में ये होगा ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन असम्पशंस। अगर वैसा नहीं होता तो क्या करें? उसके लिए बजट को कैसे डील करना है, उसके लिए अदर टाइप ऑफ ग्रांट्स हैं, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। यहां तक कोई डाउट है? नहीं है? तो ये अदर ग्रांट्स भी देख लो क्या होती हैं ये अदर ग्रांट्स। इसको एक एक करके समझ लेते हैं। पहली होती है सप्लीमेंट्री ग्रांट। इसको ध्यान से समझ लेना, मैं बता ही देता हूं। एक होती है एडिशनल ग्रांट। दोनों को समझते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। भाई सप्लीमेंट्री ग्रांट का मतलब है आपने कोई बजट में किसी चीज के लिए, लेट्स सपोज द थिंग वाज
एक्स वाई चीज के लिए आप एक्स वाई जेड के लिए आपने एक्सपेंडिचर मांगा कि मैं कितना पैसा खर्च करूंगा, मान लो 100 करोड़ खर्च करने हैं, इस चीज के लिए बजट में लिखा हुआ था। अब आपको पता लगा जब बजट इंप्लीमेंट हुआ, पूरा साल चल रहा था, 8वें महीने में पता लगा भाई इस पे ज्यादा पैसे चाहिए हैं, तो आपने फिर इस ग्रांट के थ्रू एक्स वाई जेड पे 200 करोड़ 100 करोड़ बढ़ा दिए, कितना खर्चा करवा दिया, 200 करोड़। तो सप्लीमेंट्री ग्रांट होती है जब किसी चीज के लिए जो बजट में पैसे मांगे गए हों उस साल उस चीज पे ज्यादा पैसे लगने हों, तो इस ग्रांट को पास करके आप उसके अमाउंट को बढ़ा सकते हो, उसे बोल देते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट। तो सप्लीमेंट्री ग्रांट मतलब क्या है, इट इज ग्रांटेड व्हेन द अमाउंट ऑथराइज्ड बाय द पार्लियामेंट एक्सीड्स द फॉर द सर्विस फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर। वो इनसफिशिएंट है, मतलब 100 करोड़ इज इनसफिशिएंट फॉर एक्स वाई जेड। आपने डिफेंस पे लगाए थे 1 लाख करोड़ रुपए बजट में, वॉर हो गया है, तो ये थोड़ा ना बोलेंगे नहीं नहीं और तो हम खर्च नहीं कर पाएंगे क्योंकि बजट ने 1 ही लाख करोड़ बोला है, तो यू कैन स्पेंड 2 लाख करोड़। तो बस आप उसके लिए ग्रांट पास करवा के उसके अमाउंट को बढ़ा सकते हो। मान लो आपने उस साल आपने डिजास्टर के लिए पैसा नहीं दिया, एक साल डिजास्टर के लिए पैसा नहीं दिया बजट में, पर उस साल डिजास्टर आ गया है, तो आपने एक्स वाई जेड के लिए पैसा दिया ही नहीं था, तो एक नई एडिशनल रिक्वायरमेंट आ गई है, आपको उस एक्स वाई जेड के लिए पैसा देना है, तो आपने उसके लिए 1000 करोड़ दे दिया। तो पहले आपने बजट में उसके लिए पैसा मांगा ही था, इट वाज एडिशनल डिमांड नॉट द एग्जिस्टिंग डिमांड। इन सप्लीमेंट्री ग्रांट देयर वाज अ authorization for that service, but you only need to increase the amount. In additional grant, you didn't ask for the money for that purpose. That was the additional requirement for that year. तो वो चीज नहीं आ गई है, उसे बोल देते हैं एडिशनल ग्रांट। पैसा मांगा जा रहा है दो चीजों के लिए, एक पहले मांगा जा चुका था, अमाउंट कम थी, एक मांगी ही नहीं गया था, उसके बेसिस पे सप्लीमेंट्री और एडिशनल ग्रांट होती हैं। एक होता है एक्सेस ग्रांट, नेक्स्ट आती है, थर्ड आती है एक्सेस ग्रांट। नेक्स्ट वन इज एक्सेस ग्रांट। और इसको समझ लें क्या होता है, आपने एक्स वाई जेड के लिए पैसा दिया था 100 करोड़ और आपने पहले ही कितना खर्च कर दिया, 200 करोड़। आपको पता ही नहीं लगा आपने कितना खर्च कर दिया, 200 करोड़। अप्रूवल नहीं लिया आपने, अभी आपने अप्रूवल लेने से पहले ही खर्च कर दिया ज्यादा, बाद में अप्रूवल लिया, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेस। व्हेन यू हैव स्पेंड द मनी एक्सेस ऑफ द मनी दैट हैज बीन ऑथराइज्ड फॉर दैट पर्पस, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेस ग्रांट। सेम है सप्लीमेंट्री ग्रांट की तरह, बस यहां पे वहां पे पैसा खर्चा किया नहीं था, पहले मांगा गया फिर खर्च किया गया, यहां पे पहले खर्च कर दिया गया फिर अप्रूवल लिया गया। और ये पॉसिबल हो जाता है भाई, गवर्नमेंट बहुत बड़ी है, कई बार चीजें ऐसा नहीं होता अप्रूवल लेने के बाद ही खर्च किया जाए, जब तुम खर्च कर रहे हो तो कई बार ज्यादा खर्चा हो जाता है, उसके लिए भी प्रोविजन है इन द फॉर्म ऑफ एक्सेस ग्रांट। एक आता है वोट ऑफ क्रेडिट। आपने भाई पार्लियामेंट ने मतलब एक आपको ब्लैंक चेक दे दिया, बोला अगर कल को कोई ऐसी इमरजेंसी कंडीशन आती है तो वी आर गिविंग यू दिस ब्लैंक चेक, तो यू कैन मीट द अनएक्सपेक्टेड डिमांड फॉर द फ्यूचर। तो आप पहले उस चेक का यूज करके खर्चा कर लें, बाद में अप्रूवल ले लें, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये बजट में नहीं लिखा जा सकता, बिकॉज ये चीजें क्या हैं, अनएक्सपेक्टेड है। तो अनएक्सपेक्टेड डिमांड तो ये लॉ ऑफ नेचर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसके लिए आपको ब्लैंक चेक दिया हुआ है, जितना पैसा खर्च करना है कर लें और हाउस का अप्रूवल बाद में ले लें, दैट इज कॉल्ड एज वोट ऑफ क्रेडिट। वो हमने इन द फॉर्म ऑफ वोट ऑफ क्रेडिट दी हुई है। अब एक और डिमांड आती है दैट इज कॉल्ड एज एक्सेप्शनल ग्रांट। और एक्सेप्शनल ग्रांट क्या होती है भाई, बाकी जो सारी ग्रांट्स हैं वो बजट का पार्ट होती हैं, आपने ज्यादा अमाउंट दी वो बजट में ऐड हो जाएगी, चाहे वो सप्लीमेंट्री हो चाहे वो एडिशनल हो, वो बजट का पास बन जाती है। जब बजट आता है ना, तो एक आते हैं बजट एस्टिमेट, एक आते हैं बाद में रिवाइज्ड एस्टिमेट, एक आते हैं एक्चुअल एस्टिमेट। ये तो बजट में एस्टिमेट होता है, फिर उसको रिवाइज किया जाता है, फिर एक्चुअली में देखा जाता है क्या होता है। तो बाकी जो चारों ग्रांट्स हैं वो किसका पार्ट बन जाती हैं, बजट का। एक्सेप्शनल ग्रांट्स पैसा मिल जाता है खर्चने के लिए, पर वो बजट का पार्ट नहीं बनता है। तो एक्सेप्शनल ग्रांट बजट का पार्ट नहीं होता है, इसके लिए आप एक्सेप्शनल चीजों के लिए गवर्नमेंट पैसा दे देती है टू मीट स्पेशल पर्पस, बट दैट डजंट फॉर्म द पार्ट ऑफ द बजट। आया समझ में, यहां तक क्लियर है। तो दीज आर द 5 टाइप ऑफ ग्रांट्स दैट हैव टू कीप इन माइंड। एक होती है हमारी सप्लीमेंट्री ग्रांट, एडिशनल ग्रांट, एक्सेस ग्रांट, वोट ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स। तो ये हमारा हो गया बजट का दी एंड। अब हमारा बचता है पार्लियामेंट में सिर्फ एक टॉपिक, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, वो हम डिस्कस कर लेंगे। एक होती है पार्लियामेंट्री कमेटीज। तो पार्लियामेंट्री कमेटीज एंड प्रिविलेजेस वो विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट क्लास। उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे जुडिशरी। अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।
अदरवाइज वी विल सी यू, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन ऑन मंडे। तब तक आप जो भी हमने पढ़ा है 11-12 लेक्चर्स में, 12 लेक्चर्स में, इसको अच्छे से रिवाइज कर दें 11-12 लेक्चर्स में, फिर हम उसको करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो।